Welcome to MLT with Dr. Naeem. Please subscribe our channel. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the acute inflammation in general pathology subject. आप लोगों ने ऑलरेडी जितने भी बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने कवर किए हैं, जिस तरह सेल इंजरी है, सेल डेथ वगैरह। तो उसके बाद एक अनदर जो टॉपिक्स है वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि एक इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन में फिर एक्यूट है और क्रॉनिक है, और सेल रिपेयर एंड सेल अडेप्टेशन ये वाला टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन है क्या चीज़ हमारे बॉडी में, या हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या हमारे लिए ये रिस्क है। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली इज द रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू टू ऑल फॉर्म ऑफ इंजरी। आप लोगों ने सेल इंजरी पढ़ा होगा, तो सेल इंजरी में जितनी भी हमारे बॉडी में इंजरी होंगे या टिश्यू या लिविंग टिश्यू में जितनी भी इंजरी होंगे, तो उसके रिस्पांस में जो रिएक्शन हो हमारी बॉडी शो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। ये बेसिकली एज अ डिफेंस सिस्टम है, एज अ इम्यून सिस्टम, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि जब भी कोई इंजरी होंगे हमारे बॉडी में तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इनिशिएट होंगे। Inflammation is essentially a protective response intended to destroy invading microorganisms, inactivate toxin, and to achieve healing and repair. ये थोड़ा डिटेल में इसके डिफिनीशन है, तो उसमें सबसे पहले है कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस है। मीन कि जब भी इंजरी होंगे तो ये हमारी बॉडी उस इंजरी से जो डैमेज होंगे उस डैमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस डैमेज को कम कर रहे हैं, और उसको जितनी भी सेल्स डैमेज हुई है तो वहाँ पे ये रिपेयर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव रिस्पांस है। सेकंड, इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ये इंजरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होंगे तो वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसके बाद इनएक्टिवेट टॉक्सिन, अगर ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं वहाँ पे और उसकी एक वजह से इंजरी होंगे, तो वो टॉक्सिन को भी इनएक्टिवेट कर रहे हैं। अचीव हीलिंग, और उसके बाद जब इंजरी होंगे तो इंजरी बेसिकली इंजरी अगर होंगे तो सेल डैमेज होंगे, तो डैमेज सेल्स वहाँ पे ख़त्म होंगे और उसकी जगह हीलिंग, न्यू सेल्स, रिपेयर की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगे, हीलिंग और रिपेयर का। तो इस होल सिस्टम को हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन है। सेकंड ये है कि जब भी अगर किसी के फिंगर में या हाथ में या पाँव में कोई कट वगैरह आ जाए, तो उसी में हमारे स्किन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये वही जो ऑर्गेनिज्म अंदर जाएंगे तो वही ऑर्गेनिज्म को ये डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि इन्फेक्शन काज ना कर सके। तो ये एक डिटेल में इसके डिफिनीशन है कि एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस भी है, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अगर इंटर होंगे तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, और जो डैमेज टिश्यू है उसको रिमूव कर रहा है, और उस डैमेज टिश्यू की बजाय वहाँ पे जो न्यू टिश्यू है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इस होल प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन है। Inflammation is a protective immunovascular response that involve immune cells, blood vessel and molecular mediators. थर्ड नंबर जो डिफिनीशन है वो ये है कि ये प्रोटेक्टिव इम्यूनोवेस्कुलर रिस्पांस, मीन कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस है। सेकंड, ये इम्यून सिस्टम के जो पार्ट है इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें वेसल इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ इसमें सेल्स इन्वॉल्व है,
जो WBC है वो उसकी फंक्शन क्या है, इज़ अ डिफेंस सिस्टम। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है, और इसमें इम्यून सेल इन्वॉल्व है। तो सेल्स में इम्यून सेल, ब्लड वेसल एंड मॉलिक्यूलर मीडिएटर्स, तो ये सारे इस रिस्पांस में, और ये रिस्पांस जब इनिशिएट होंगे तो ये जितनी भी इम्यून सेल्स है, वेसल्स है और मॉलिक्यूलर मीडिएटर्स है, तो ये सारे इसमें अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है। द पर्पस ऑफ द इन्फ्लेमेशन इज टू एलिमिनेट द इनिशियल काज ऑफ सेल इंजरी। आप लोगों ने सेल इंजरी के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा होगा कि अगर एक सेल्स है तो ये क्यों इंजर होंगे, अगर इंजर होंगे तो वो कौन कौन से मीडिएटर्स वगैरह रिलीज करेंगे और किस तरह वो डैमेज को रिपेयर कर रहा है। तो इन्फ्लेमेशन की जो मेन और इनिशियल जो काज है, जो इन्फ्लेमेशन की पर्पस है, इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि जो इनिशियल काज ऑफ द सेल इंजरी है वो उसको रिमूव कर ले। सेकंड क्या है, क्लियर आउट नेक्रोटिक सेल एंड टिश्यू डैमेज। और इसके बाद क्या है कि जो भी टिश्यू डैमेज हो रहा है या नेक्रोटिक हो रहा है उसी टिश्यू को रिमूव करना फ्रॉम द ओरिजिनल इंसल्ट इन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इनटू इनिशिएट टिश्यू रिपेयर। और उसी डैमेज टिश्यू को रिमूव करने के बाद उसी जगह को फिल करने के लिए क्या कर रहा है, टिश्यू रिपेयर स्टार्ट कर रहा है। तो ये होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन 2 टाइप्स के हैं। एक तो ये है कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है और एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो टुडे लेक्चर में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू इंजरी। तो ये शॉर्ट टाइम और जो क्विक रिस्पॉन्स है उसको हम कहते हैं कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, पर शॉर्ट टाइम और शॉर्ट टाइम में ये इनिशिएट होंगे तो इसी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे कि ये इमीडिएट या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। A critical function of this response is to deliver leukocyte to the site of injury। अब ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है इसके जो फंक्शन है वो क्या है कि जहाँ पे इंजरी होंगे वहाँ पे ल्यूकोसाइट को डिलीवर करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचाना ताकि जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है उनको एनगल्प करे और डिस्ट्रॉय करे। डिस्ट्रॉय और एनगल्पिंग की फंक्शन किसका है, ल्यूकोसाइट का है। तो इन्फ्लेमेशन का जो मेन फंक्शन है, क्रिटिकल फंक्शन क्या है, ताकि ल्यूकोसाइट को साइट ऑफ द इंजरी में डिलीवर करे, where they help clear invading infectious agent as well as degrade necrotic tissue। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शस एजेंट है, फॉरेन एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, उनको एनगल्प करे, उनको ख़त्म करे। और इसके साथ साथ अगर डैमेज ज़्यादा हुआ है और वहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू वगैरह है तो उस टिश्यू को भी ख़त्म करना या रिमूव करना, ये इन्फ्लेमेशन की जो इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल फंक्शन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंजरी। ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ये फर्स्ट लाइन ऑफ इंजरी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट इंजरी। जितनी भी इंजरी होंगे तो सबसे पहले क्या इनिशिएट होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इनिशिएट होगा। अब इसके काजेज वही काजेज है जिस तरह आप लोगों ने ऑलरेडी सेल इंजरी में डिस्कस किया होगा कि कौन कौन से काजेज हो सकता है। तो काजेज में क्या है, मैकेनिकल ट्रॉमा सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी या सेल इंजरी में मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से होंगे, और वो ट्रॉमा फॉर एग्जांपल क्रशिंग एंड कटिंग, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, या ब्लेड वगैरह से आप अपने नेल को कट करें या अपने फिंगर को कट करें, हाथ पाँव को काट दें, तो इसी को हम कहेंगे कि ये कटिंग एंड क्रशिंग है। या एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी हो जाए, इसको हम कहते हैं कि मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से ये इंजरी है। इसके बाद है केमिकल इंजरी। तो केमिकल इंजरी में फॉर एग्जांपल कोरोसिव एसिड एंड अल्कलीज, केमिकल की वजह से अगर आपके हाथ पाँव या बॉडी के कोई और पार्ट जल जाए या डैमेज हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये केमिकल इंजरी है।
क्योंकि ये केमिकल की वजह से है कि अगर सिंपल एग्जांपल में अगर एसिड किसी जगह पे डाल जाए या कोरोसिव सब्सटेंस में एसिड और अल्कलीज है, तो अगर वो आपकी बॉडी में किसी पार्ट पे ड्रॉप हो जाए तो उससे क्या होगा, इंजरी होंगी, और उसी टाइप ऑफ इंजरी को हम कहेंगे कि वो केमिकल इंजरी है। उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी। फॉर एग्जांपल हीट, अल्ट्रावायलेट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये क्या कर रहा है, ये रेडिएशन भी इंजरी को काज कर रहा है। तो उसको ये भी एक काज है अब द एक्यूट इन्फ्लेमेशन या द इंजरी काज है। तो इंजरी की काज है अगर है तो उसके बाद क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा। इंजरी टू कोल्ड एंड हीट, इंजरी कोल्ड और ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी की वजह से जो इंजरी होंगी तो उसको हम कहेंगे कि या तो कोल्ड की वजह से होंगी या हीट की वजह से होंगी। या इंजरी ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ऐसे इंजरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी इन्फेक्शस हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ है, वो जो का बेसिक काज जो होता है वो क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो इंजरी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है, तो ये भी एक काज है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट है, तो ये क्या काज कर रहा है, ये इंजरी काज कर रहा है। इंजरी ड्यू टू द इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, अब इंजरी इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से भी हो सकता है। सिंपल एग्जांपल में ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ किसकी वजह से हो रहा है, हमारे अपने इम्यून रिएक्शन की वजह से हो रहा है। हमारे अपने इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है और अपने सेल्स को ख़त्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से इंजरी हो सकता है। अब इसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होंगे। जिस तरह हम बाद में क्रॉनिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्यूट और क्रॉनिक को फिर हम कंपेयर करेंगे, और इसी तरह यहाँ पे सिर्फ हम अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को का कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। तो सबसे पहले इसका जो मेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। कि एक्यूट मीन कि ये इमीडिएट होंगी, जब भी इंजरी होंगी तो ये इमीडिएट होंगी और इसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट होगा। लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अप टू अ फ्यू डेज, ये जो इन्फ्लेमेशन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये फ्यू मिनट्स से लेकर फ्यू डेज तक होगा, और ये डिपेंड कर रहा है इंजरी पे कि अगर बिल्कुल माइनर इंजरी है तो वो मिनट्स में भी रिकवर हो सकता है, अगर ज़्यादा डीप इंजरी है तो फिर वो डेज में भी चले जाते हैं। तो इस वजह से ये मिनट से डेज तक ये इसकी ड्यूरेशन है। फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, सेकंड इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने फिजियोलॉजी वगैरह में या ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में डिफरेंस पढ़ा होगा। ट्रांसुडेट में, एक्सुडेट में क्या होंगी कि इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बनेंगी इसी में, ताकि वो जब भी इंजरी होंगी तो वहाँ पे जो वेसल्स है वो डायलेट होंगे, और वेसल से जो प्रोटीन वगैरह है और वाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, वो वेसल से आके इंटरस्टिशियल में अक्मुलेट होंगे या साइट ऑफ द इंजरी पे आएंगे, तो वहाँ पे जो फ्लूइड अक्मुलेट होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक्सुडेट है, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। साइन एंड सिम्टम क्या है इन्फ्लेमेशन का, देयर आर द लेटेंट वर्ड्स प्रीडोमिनेंटली, और इसमें अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का है वो क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या प्रीडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा जो ल्यूकोसाइट होंगे वो कौन से होंगे, वो न्यूट्रोफिल होंगे। ये जो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक है और उसको हम कंपेयर करेंगे फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ। तो इसके बाद है साइन एंड सिम्टम ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो वो जस्ट 5 लेटन वर्ड्स हैं, वो उसके अब लेटन वर्ड्स हैं और उसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है कि ये साइन एंड सिम्टम होंगे। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम क्या होगा, वो रेडनेस होंगी, क्या होंगी, रेडनेस होंगे, और इसको हम लैटिन वर्ड में रोबर कहते हैं। तो ये साइन होगा कि जहाँ पे भी इस रेडनेस है तो इट मीन्स कि वो इन्फ्लेमेशन है। लेकिन इसके साथ साथ
स्वेलिंग है तो उसको लेटर ऑन में हम ट्यूमर कहते हैं। इसके साथ हीट है जिसको हम लेटर ऑन में कलर कहते हैं, कि जो भी जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होंगे वहाँ पे वो पार्ट क्या होगा, वो ज़्यादा हीटेड होगा, गर्म होगा। फैन क्या है, इसको हम डॉलर कहते हैं। और कि जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होंगे वहाँ पे क्या होगा, फैन प्रोड्यूस होगा, आपको फैन फील होगा। लॉस ऑफ फंक्शन, और जो भी पार्ट में या जो भी टिश्यू में या जो भी सेल्स में इंजरी होंगे तो वो पार्ट, वो टिश्यू, वो सेल्स अपने फंक्शन को लॉस करेंगे, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन लेस लेटर वर्ड में। और लॉस ऑफ फंक्शन, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ये साइन एंड सिम्टम होंगे। वो पार्ट जिस तरह एग्जांपल में आप लोगों को दिया हुआ है कि ये देखिए, या ये वाला पार्ट देखिए कि ये रेडनेस है, इसके साथ साथ स्वेलिंग भी है। और ये जो पार्ट है अगर इसको आप फिंगर के साथ फील करें तो ये हीटेड भी होगा ड्यू टू हाई ब्लड फ्लो। यहाँ पे फैन भी प्रोड्यूस होंगे। आप लोगों ने सेल इंजरी में पढ़ा होगा कि जब भी सेल इंजर होंगे तो वो डिफरेंट केमिकल मीडिएटर रिलीज होंगे और वो क्या करेंगे, वो फैन को प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जहाँ पे जितनी जो सेल्स डैमेज हुए हैं वो अपने फंक्शन को भी लॉस करेंगे। फिर है चेंज इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। की एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर होंगी किसी टिश्यू में या किसी पार्ट में तो कौन कौन से चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले उसमें चेंजेस आएंगे वेस्कुलर चेंजेस, के वेसल्स में चेंजेस आएंगे। हमारे बॉडी में हर जगह पे वेसल्स है, आर्टरीज और वेन है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, चेंज इन द वेस्कुलर या ब्लड वेसल। तो वो क्या होंगे, स्पेस चेंज इन द कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल। कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल्स में स्पेस चेंज आएंगे। स्पेस चेंज मीन कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब इनिशिएट होंगे या जब भी इंजरी होंगे तो उस वहाँ पे जो वेसल्स होंगे वो वेसल फॉर शॉर्ट टाइम वो क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे, ताकि वो वहाँ पे जो पार्ट है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाए और ब्लीडिंग की जो चांसेस है वो कम कर सके। तो उसके लिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन वो सेकंड तक होते हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बाकी जितनी भी ड्यूरेशन है उसमें ये डायलेट हो जाते हैं। तो कैलिबर में मीन कि उसमें कंस्ट्रिक्ट में और उसके जो इनर ओपनिंग है उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, तो वो स्पेस चेंज जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, चेंज इन द ब्लड फ्लो। उसके बाद सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि इनिशियली फॉर ट्रांजिट टाइम इवन फॉर सेकंड्स कंस्ट्रक्शन होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, डायलेशन होगी। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर किसी का नेल या फिंगर या हाथ या पाँव किसी ब्लेड से या छुरी वगैरह से कट हुआ है तो आप देखिए कि जब भी कट लगेंगे तो कट के इनिशियल सेकंड्स में वो क्या होंगे, बिल्कुल वाइट सा आपको नजर आएंगे, दोनों साइड बिल्कुल वाइट सा आपको नजर आएंगे। तो उसी शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो स्मॉल वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। लेकिन जब उस ट्रांजिट पीरियड के बाद भी क्या हो जाता है कि एकदम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में, तो उसके बाद सेकंड चेंजेस क्या होंगे जो ब्लड वेसल में, वो क्या होगा, वो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स होंगे और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होंगे। इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड। उसके बाद क्या होगा कि जो एंडोथेलियल सेल्स है वो कंस्ट्रिक्ट और रिट्रैक्ट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जो वेसल्स के परमेबिलिटी है वो इंक्रीज होंगे। तो परमेबिलिटी इंक्रीज की वजह से क्या होगा, वहाँ पे exudation the capillaries allowing fluid and blood protein to move into the interstitial। तो उस परमेबिलिटी की इंक्रीज की वजह से क्या होंगे कि जो प्रोटीन है, ब्लड सेल्स है और वाटर्स है या फ्लूइड है वो ब्लड से कहाँ पे जाएंगे, टिश्यू में जाएंगे, साइट ऑफ द इंजरी में जाएंगे, इंटरस्टिशियम में जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्सुडेशन ऑफ द कैपिलरीज। उसके बाद क्या होगा, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट आर सिल्वर इवेंट्स होंगे।
ये तो जस्ट वेस्कुलर चेंजेस था, उसके बाद लेकोसाइट रिक्रूटमेंट होंगी। तो लेकोसाइट बेस नॉर्मली क्या होता है कि वेसल के दरमियान में ये फ्लो कर रहा है, लेकिन जब भी इंजरी होंगी तो इंजरी की वजह से वेसल डायलेट होंगे, और जब वेसल डायलेट होंगे तो ये जो दरमियान में ये सेल फ्लो कर रहा है ये साइड पे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मार्जिनेशन। ये आगे है डिटेल में, लेकिन जस्ट यहाँ पे आप लोगों को ओवरव्यू है कि कौन कौन से सेलुलर इवेंट्स होंगे। तो मार्जिनेशन होंगी, उसके बाद एडहेशन होंगी। एक तो ये है कि ये जो सेल्स है ये दरमियान में फ्लो कर रहे हैं, फिर दरमियान से क्या होंगे, ये साइड पे चले जाएंगे और वेसल के वॉल के साथ अटैच होंगे। तो उस अटैचमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडहेशन कहेंगे। और इसके बाद फिर है इमिग्रेशन। ये सेल्स, इसमें एक और स्टेप है जिसको हम रूलिंग कहते हैं। तो रूलिंग में क्या होगा कि ये जो वेसल के वॉल के साथ अटैच होंगे और फिर ये रोलिंग कर रहा है, और फिर रोलिंग के बाद ये इमिग्रेशन होता है, इस वेसल से ये बाहर इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं। कीमोटैक्सिस एंड ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन, और उसके बाद कीमोटैक्टिक मीन कि ये जो ब्लड सेल्स हैं ये बेसिकली वैसे नहीं जा रहा है साइट ऑफ द इंजरी, इसको पता नहीं चलता कि इंजरी कहाँ पे हुआ। इसको कब पता चल जाता है, जब इंजरी होंगी तो सेल्स डिफरेंट केमिकल मीडिएटर रिलीज कर रहे हैं। वही मीडिएटर्स क्या कहेंगे, जब भी वो रिलीज करेंगे सेल साइट ऑफ इंजरी, तो वहाँ पे जो वेसल्स हैं वहाँ पे ये चले जाते हैं, और वहाँ पे WBC वाइट ब्लड सेल को ये अपने तरफ ये खींचते हैं, जिसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द सेल्स अगेंस्ट केमिकल्स। तो जहाँ से केमिकल प्रोड्यूस होंगे तो ये सेल्स कहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। तो इसको पता चल जाता है कि इंजरी कहाँ पे हुआ है। तो इसको हम कहेंगे कीमोटैक्सिस। जब ये वहाँ पे चले जाता है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है और अदर सेल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन ऑब्जेक्ट या डैमेज टिश्यू वो सब कुछ ये ख़त्म कर रहा है, फेगोसाइटोस कर रहा है। और लास्ट में क्या होगा कि जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये फेगोसाइटोसिस करेंगे। फेगोसाइटोसिस मीन कि जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वहाँ पे डैमेज टिश्यू है या नेक्रोटिक टिश्यू है, तो उनको इनगल्प करके ये इसको रिमूव कर रहा है। अब है कि सर्कुलेटिंग सेल्स, कौन कौन से सेल्स हैं जो सर्कुलेशन में प्रेजेंट है और हेल्प आउट कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन है तो वो न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, एसिनोफिल है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स है। अब ये पिक्चर में आप देखिए कि ये नॉर्मल वेसल्स हैं। तो नॉर्मल वेसल में आप देखिए कि एक यहाँ टिश्यू में एक सेल्स आपको नज़र आई, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस हैं और लिम्फोसाइट है जो टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये स्मॉल अमाउंट में, इतने अमाउंट में ये नहीं हो जाते, लेकिन जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये वेसल डायलेट होंगे और यहाँ पे ये सेल्स के दरमियान स्पेस बढ़ जाते हैं, और उसी स्पेस के वजह से ये जो सेल्स है ये बाहर आ जाता है। तो ये वेसल से बाहर इंटरस्टिशियम में वाइट ब्लड सेल्स की अक्यूमुलेशन हो जाते हैं, और उसके साथ साथ फ्लूइड और प्रोटीन भी यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन है। वेस्कुलर एंड सेलुलर रिएक्शन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये जस्ट वेस्कुलर और सेलुलर रिएक्शन इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाया हुआ है। द मेजर लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंपेयर्ड विद नॉर्मल आर वेस्कुलर डायलेशन। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर ले तो इसमें क्या है, सबसे पहले वेस्कुलर डायलेशन है एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। जहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होंगी वहाँ पे ब्लड भी ज़्यादा आएंगी। एक्स्ट्रावसेशन ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड मीन कि वेसल से प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आएंगी टिश्यू में, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावसेशन ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड एंड प्रोटीन। और ये अगर बाहर आएंगे तो यहाँ पे अक्यूमुलेट होंगे और स्वेलिंग प्रोड्यूस होगा, और उस स्वेलिंग को हम क्या कहेंगे, एडिमा कहेंगे। इन ल्यूकोसाइट इमिग्रेशन एंड अक्यूमुलेशन, और मेनली सेल्स के जो वेसल्स है वो बाहर आएंगे इंटरस्टिशियम में, इसको हम कहेंगे इमिग्रेशन अक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। अब इसके बाद है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड एडिमा, ये क्या होंगे और किस तरह होंगी। सपोज अगर एक
सिंपल स्क्रैच आ जाए। ये जो एग्जांपल आप लोगों के सामने है, ये पिक्चर है कि एक फिंगर में ये एक स्क्रैच आया है, तो इट फर्स्ट स्क्रैच इज विजिबल स्पेल रेड लाइन। तो सबसे पहले अगर ये स्क्रैच आएंगे तो इनिशियली, मैंने पहले भी कहा कि इनिशियली ये बिल्कुल वाइट सा आपको नजर आएंगे, मीन कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से बिल्कुल वहाँ पे ब्लड नहीं होंगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा, विजिबल पे रेड लाइन बन जाता है। Then the surrounding few millimeter of tissue on both side of the scratch become red as blood flow increase locally। फिर इसके बाद देखिए तो साइड वाला जो पार्ट है, इसके नज़दीक जो मिलीमीटर में जो फासला है, वहाँ पे क्या होगा, इस इंजरी की वजह से वहाँ पे वेस्कुलर डायलेशन होंगी, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से ये जो होल जगह है ये स्वेलअप भी होगा और ये और भी रेड होगा। तो जितनी भी जो करेक्टरिस्टिक हम साइन एंड सिम्टम हमने पढ़े थे कि ये रेड होंगी, स्वेलिंग होंगी, हीट अप होंगी, अगर वहाँ पे आप फिंगर को पल्पेट करें तो वहाँ पे क्या होगा, आपको हीट फील होगी। Finally, the area swell is additional fluid accumulate in the interstitial space of the region, a condition known as edema। और इसके बाद क्या होगा, इसके ब्लड के साथ साथ फ्लूइड भी बाहर आएंगी इस इंटरस्टिशन में, तो ये होल जगह आपको स्वेलअप नजर आएंगे। The increased permeability of the capillaries occur because the endothelial cells separate from one another at their edge। के ये जो परमेबिलिटी है ये इंक्रीज किस तरह होंगी कि जो वेसल्स है उसमें सेल्स होंगे, एंडोथेलियल सेल एक दूसरे के साथ, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होंगे तो एंडोथेलियल सेल्स में केमिकल मीडिएटर्स की वजह से अब उसमें कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन आएंगे। तो ये सेल्स अगर कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन इसमें होंगे तो उसकी वजह से दो सेल्स के दरमियान जो जगह है अब उसमें होल बन जाता है, सुराख बन जाता है, स्पेस बन जाता है। उसी स्पेस के थ्रू फिर फ्लूइड और सेल्स और प्रोटीन बाहर आएंगे, तो इसको कहते हैं हम इंक्रीज परमेबिलिटी। जिस तरह ये है कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं तो ये सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच है, लेकिन जब अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो इस सेल्स के दरमियान ये सेल्स कंस्ट्रक्ट होंगे, तो इसके दरमियान स्पेसेस बन जाएंगे, तो उस स्पेसेस के थ्रू फ्लूइड और प्रोटीन सेल्स ये बाहर टिश्यू में चले जाएंगे। चेंज इन द वेस्कुलर कैलिबर एंड फ्लो, चेंज इन ब्लड सेल इनिशिएटेड रैपिडली आफ्टर इन्फेक्शन और इंजरी but evolve at variable rate depending on the nature and severity of original inflammatory stimulus। अब सेल्स वेसल में जो चेंजेस आएंगे वो इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से, तो ये डिपेंड कर रहा है कि इंजरी कितना है, इसके सिविरिटी पे डिपेंड कर रहा है और इसके रेट पे और इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि स्टिमुलस जो इंजरी है या स्टिमुलस है वो किस तरह है। क्या अगर वो ज़्यादा है तो फिर ये चेंजेस भी उसी के साथ साथ हाई होंगे, सिवियर होंगे, लेकिन उसकी नेचर पे ये डिपेंड कर रहा है। तो कैलिबर में मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि कैलिबर में क्या होगा कि इनिशियल वेजो कंस्ट्रक्शन होगी पर शॉर्ट टाइम, पर सेकंड्स क्या होगा वेजो कंस्ट्रक्शन। द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स ऑफ एक्यूट इंजरी इज द ट्रांजिएंट कंस्ट्रक्शन इन द स्मॉल ब्लड वेसल। जब भी इंजरी होंगे तो इनिशियली पर सेकंड्स क्या होगा, वेसल कंस्ट्रक्ट होंगे। ये हमारी बॉडी में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी में कि जब भी कोई इंजरी होंगे तो इनिशियली हमारे वहाँ पे जो साइड पे जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो कंस्ट्रक्ट होंगे, वेसल्स कंस्ट्रक्ट होंगे, तो क्या होगा ताकि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, वो ब्लड लॉस को कंट्रोल कर सके, तो उस वजह से इनिशियली वेसो कंस्ट्रक्शन होगी। परसिस्टेंट वेसोडाइलेशन, लेकिन इसके बाद क्या होगा, परसिस्टेंट वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेशन रैपिडली फॉलो द इनिशियल कंस्ट्रक्शन एंड परसिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी प्रोसेस। और उसके शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद और सेकंड के बाद क्या होगा, वेसोडाइलेशन होंगे और वो फिर परसिस्ट होंगे जब प्रॉपर इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को या इंफ्लेमेटरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे तो ये वेसोडाइलेशन परसिस्ट होंगे। Change in the blood flow, the first change is increase in the blood velocity due to dilation of the terminal arteries।
तो ब्लड फ्लो में किस तरह चेंजेस आएंगे कि अगर वेसो डायलेशन होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होंगे, उसके जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होंगे। दिस फेज इज फॉर शॉर्ट टाइम एंड इज फॉलोड बाय स्लोइंग अप द ब्लड स्ट्रीम। अब इनिशियली क्या होंगी कि एकदम अगर वहाँ पे डायलेशन होंगे या वेसल डायलेट होंगे तो वहाँ पे जो ब्लड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होंगे, लेकिन उसी शॉर्ट टाइम के बाद क्या होगा, जब वहाँ पे ज़्यादा ब्लड आ जाएंगे तो फिर ये ब्लड स्टेसिस कंडीशन में चले जाएंगे, ये स्लो डाउन होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि स्टेसिस है। The main factor in the production of this stasis is an increase in the vascular permeability। अब ये stasis किसकी वजह से होंगे कि अगर वहाँ पे ब्लड ज़्यादा कम्युलेट होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे वेसल की जो परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होंगे, और उसी इंक्रीज की वजह से क्या होगा, ब्लड की जो स्पीड है वो कम होंगी। फ्लूइड इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड and the blood viscosity is increased that slow down blood flow। सेकंड ये है कि हमने कहा कि इनिशियली ये तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होंगे और वहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज होंगे, तो परमेबिलिटी से क्या होगा कि वहाँ से फ्लूइड वेसल से बाहर आएंगे तो हमारे जो ब्लड है वहाँ पे वो ज़्यादा विस्कस होंगे। जब ज़्यादा विस्कस होंगे तो उसकी जो फ्लो है वो स्लो डाउन होंगी। उसके बाद है इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी एंड फ्लूइड एक्सोडेशन। तो the permeability of capillaries when used is a function of the intracellular junction between vascular endothelial। जो पहले भी मैंने कहा कि जब भी जितने भी एंडोथेलियल सेल्स हैं, अगर दो सेल्स हैं तो उसके दरमियान स्पेस नहीं होंगे नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन होंगे तो उसके बाद उसके दरमियान क्या बन जाएंगे, जो जंक्शन है उसमें स्पेसेस बन जाएंगे, फोर्स बन जाएंगे। तो उस स्पेसेस की वजह से क्या होगा, प्रोटीन, फ्लूइड और सेल्स बाहर आएंगे, तो उसको हम कहेंगे exudation। These four normally permit the passage of small molecule। और ये जो जब फोर बन जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। In acute inflammation there is immediate mark in the permeability of capillaries due to active contraction of actin filament and the endothelial cell। जो actin filament and endothelial cells है उसकी वजह से क्या होगा कि वेसल जो है वो कंस्ट्रक्ट होंगे और परमेबिलिटी इंक्रीज होंगी। इसके बाद क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ वाइडनिंग ऑफ इंट्रासेल्युलर जंक्शन अकर विच अलाउ पैसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सुडेशन। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ये एंडोथेलियल सेल्स की कंट्रैक्शन हो जाते हैं तो उनके दरमियान जो जंक्शन है उसमें स्पेसेस बन जाता है, उसी स्पेसेस के थ्रू प्रोटीन और ये फ्लूइड वगैरह बाहर आएंगे, तो इसको प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्सुडेशन है। दिस एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस टिश्यू स्वेलिंग। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टिश्यू स्वेलिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी एडिमा, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी एडिमा कहते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी वो क्या है, किसकी वजह से ये परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो एक ये है एंडोथेलियल सेल्स कंट्रैक्शन, उसके एंडोथेलियल सेल्स की कंट्रैक्शन हो रहा है और उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स के रिट्रैक्शन हो रहा है। तो इन कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होंगी और जो जंक्शन है उसमें पोर बन जाएंगे, तो उससे परमेबिलिटी इंक्रीज होंगी। Direct endothelial injury is resulting in endothelial cell necrosis, increasing the vascular permeability and burn and infection। ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्टली एंडोथेलियल सेल्स को इंजर हो जाए, जिस तरह से एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस होंगे या बर्न या इन्फेक्शन की वजह से डायरेक्टली वेसल अगर इंजर होंगे तो उसकी वजह से भी परमेबिलिटी इंक्रीज होंगे। ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी, और ये भी हो सकता है कि हमारे अपने इम्यून सिस्टम क्या करेंगे, एंडोथेलियल सेल्स को इंजर करेंगे, तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल सेल इंजरी। लीकेज फ्रॉम द रीजनरेटिंग कैपिलरी ड्यूरिंग वोंड हीलिंग बिकॉज न्यू कैपिलरी आर फॉर्म व्हिच आर लीकी इनिशियली। अगर इंजरी होंगे तो इंजरी में टिश्यू डैमेज होंगे, तो टिश्यू के साथ साथ वहाँ पे वेसल्स भी होंगे, तो वो वेसल भी डैमेज होंगे, तो
वहाँ पे क्या होंगे, न्यू वेसल्स बनेंगे। तो जब न्यू वेसल बनेंगे तो वो इनिशियली क्या होंगी, लीक ही होंगे, तो उस वजह से वहाँ पे उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होंगे और उससे फ्लूइड बाहर आएंगे। तो वो जो न्यू वेसल्स बनेंगे तो उसकी भी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होंगी। Mechanism of fluid exudation, तो fluid exudation mechanism क्या है? In normal tissue, the wall of the capillaries will use are freely permeable to water and electrolyte, but not to protein and other enlargement. Normally इसी हम वेसल चीज़ें आगे ना सिर्फ वाटर और कम essential nutrients वगैरह जिदी electrolyte वगैरह आगे थी पास के दे वो तो वेसल से पास आउट होंगे, लेकिन बाकी जितनी भी प्रोटीन या लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो इससे पास आउट नहीं होंगे। Rapid exchange takes place between intracellular and extravascular water, and in fact about 70% of water in the blood crosses the vessel wall every minute and is replaced by water from the interstitial spaces. तो एवरी मिनट में क्या होगा, 70% ऑफ वाटर जो फ्लूइड में ब्लड में प्रेजेंट है वो टिश्यू में जाएंगे और इंटरस्टिशन में, और इंटरस्टिशन से वो ब्लड में आएंगे। तो ये एक्सचेंज होंगे, तो उसी एक्सचेंज से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये सब कुछ वो भी ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन सेल्स वगैरह वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। 3 फैक्टर विच रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट, वो फैक्टर कौन कौन से हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कि वो इट टेंड टू एस्केप द फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल, कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन वाटर की जो प्रेशर है, अगर ब्लड में वाटर की प्रेशर इंक्रीज़ होंगे तो ब्लड से वाटर बाहर आएंगे, टिश्यू में आएंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बाहर आए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, सेकंड ये है कि वाटर की जो डिपेंडेंस है वो किस बेस पे है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर पे है कि अगर हमारे ब्लड में प्रोटीन नॉर्मल अमाउंट में हो तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल होगा और वाटर वेसल से टिश्यू में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर प्रोटीन प्लाज्मा में कम होंगे और इंटरस्टिशन में ज़्यादा है तो वाटर कहाँ पे जाएंगे, टिश्यू ब्लड से टिश्यू में जाएंगे। तो इसके सेकंड जो फैक्टर्स है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure of the protein in interstitial space tend to pull the fluid from vessel to interstitial space। एक osmotic pressure ब्लड का है और एक interstitial spaces का है। तो interstitial spaces में अगर osmotic pressure ज़्यादा है तो वाटर कहाँ पे जाएंगे, ब्लड वेसल से जाएंगे interstitial spaces में। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन फ्लूइड एक्सुडेशन किसकी वजह से होंगे, वो मेनली क्या होंगे, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू एनहांस ब्लड फ्लो, कि जब वेसल डायलेट होंगे वहाँ पे ज़्यादा ब्लड आएंगे तो ज़्यादा ब्लड की अकमुलेशन की वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से ब्लड से वाटर क्या आएंगे, बाहर आएंगे। इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, और उसमें पोर साइज बन जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन टू एंटर द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, तो प्रोटीन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आएंगे, तो स्पेसेस में जब आएंगे तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, वाटर जो है वो ब्लड से आएंगे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। अब यहाँ तक ये आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।